हाँ जी सर, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी हमारे पहले लेक्चर के अंदर। सर हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमको अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा इनकम टैक्स का प्रॉफिट है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करा था। उसके बाद हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था सेक्शन 32 से लेकर 37 तक सेक्शंस। सर ये किस चीज़ के एक्सपेंस, सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक किस चीज़ के हैं, हमारे जो एक्सपेंस अलाउड होते हैं उसके हैं। उसमें हमने एक सेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया 32 में हमने पढ़ा था कि सर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं, जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं उस एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है जी, लगाते हैं सर। अब उस एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं सर? डेप्रिसिएशन लगता है एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जिसकी रेटें हमारे डिफाइन है, वो क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस करना है कि सर क्या हमें कुछ कंडीशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है क्या? तो आंसर आएगा हाँ सर, कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हमारे को एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है। सर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, आओ समझते हैं शांति से। लो सर, तो सर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की कहानी क्या है सुनो। सर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की क्या कहानी है सुनो। सर पहली बात, अगर आपका काम किस चीज का है, प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का। आपका काम किस चीज का है, क्या तो काम है प्रोडक्शन का या आपका काम किस चीज का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि सर हमने कुछ बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने क्या खरीदी हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हो और वो यूज में आती हो। सर यूज में किसके आती हो, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के यूज में आती हो। सर किसके काम में आती हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के काम में आती हो। ठीक है सर। तीसरी कंडीशन क्या है, आराम से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, प्लांट मशीनरी खरीदी हो और जो प्लांट मशीनरी खरीदी हो वो क्या होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। नई मतलब होता है न्यू होनी चाहिए। सर क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा होता है और ये कितना मिलेगा, 20% ऑन इंडिविजुअल असेट, इंडिविजुअल असेट। अब सर इंडिविजुअल एसेट्स क्या होती हैं? सर इंडिविजुअल एसेट्स का मतलब, अरे भाई कोई भी एसेट्स ब्लॉक के अंदर है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ब्लॉक के हिसाब से लगता है, लेकिन ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये वन टाइम मिलता है। कैसे मिलता है, वन टाइम मिलता है। और ये भी किस पे मिलेगा, जो भी एसेट्स खरीदोगे उस पर मिल जाएगा। सर क्या हमें 20% डेप्रिसिएशन फिक्स्ड मिलता है? हाँ सर 20% डेप्रिसिएशन फिक्स्ड मिलता है, लेकिन अगर मान लो आपकी एसेट्स 180 डेज से कम काम में आई है तो इस साल तो कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और बचा हुआ 10% इस साल तो कितना मिल गया, 10%। और रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग है ना, वो कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। बात समझ में आई सर, एकदम समझ में आई। जरा पढ़ लें इसको वापस। अब क्या लिख रखा है देखो, इफ एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जनरेशन ऑफ पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देन एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। वो क्लेम क्या कर सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट क्या है, द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू ऑल एसएससी। सर ये मेन चीज है, ये सबको मिलता है, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, सबको मिलेगा। ठीक है सर। दूसरा क्या बोल रखा है, असेट मस्ट बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कायदे की बात है। अमाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल एज अंडर। कैसे, अगर आपकी एसेट यूज में आई है कितने दिन, 180 दिन से ज्यादा, तो कितना मिलेगा, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और 180 दिन से कम काम आई है तो 10% इन द प्रीवियस ईयर, एंड बैलेंस कब मिल जाएगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है इज अदर देन नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा होता है। बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल डेप्रिसिएशन, बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल डेप्रिसिएशन
जो नॉर्मल है और अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन है विल बी अलाउड एज एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट। से कायदे की बात है, दोनों को खर्चा मानेंगे, तभी तो डेप्रिसिएशन का फायदा है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेट। सर जो मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो कैसे कैलकुलेट होता है? सर ब्लॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। कैसे होता है? ब्लॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन इंडिविजुअल एसेट्स पे कैलकुलेट होगा। आओ जी सर आगे चलते हैं। इफ प्लांट मशीनरी इज एक्वायर एंड सोल्ड, सर मशीन एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको क्यों दिया जा रहा है? सर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर सको। लेकिन आपने तो खरीदी एंड क्या कर दी? सेल कर दी। भाई मैंने खरीदी फिर सेल कर दी, तो फिर फायदा क्या हुआ? क्या बोला गया है भाई? अगर आप एसेट्स खरीदते हो उसको सेम ईयर में नहीं बेच सकते। अगर आपने सेम ईयर में बेच दिया तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। The benefit of additional depreciation will be allowed in the year of the acquisition only, but if asset is used for less than 180 days, then वो सबके सेम बता दिया, 180 दिन से कम यूज में लेंगे तो 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, बचा हुआ 50% अगले साल मिल जाएगा। If part of the block is sold and closing WDV of negative, याद है हमने बात करी थी, मेरा ओपनिंग ब्लॉक है मान लो 10 लाख रुपए का और मैंने एक एसेट खरीदी ली कितने की? 2 लाख की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक कितना हो गया? 12 लाख। और मैंने इसमें से एक एसेट सोल्ड कर दी, और एसेट सोल्ड पता कितने में करी मैंने? 13 लाख में सोल्ड कर दी। कितने में सोल्ड कर दी? 13 लाख में सोल्ड कर दी। तो मेरा ब्लॉक का बैलेंस कितना बचा सर? 0 बचा। तो इस पर हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये एसेट्स तो मैंने इसी साल खरीदी है। अरे ये 2 लाख की एसेट्स मैंने इसी साल खरीदी है, सर 3 लाख में पूरा ब्लॉक बेचा नहीं, पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा भाई, पार्ट ऑफ द ब्लॉक, पूरा ब्लॉक नहीं बेचा। तो 10 लाख में से एक एसेट्स मैंने बेच दी, ठीक है। ये 2 लाख रुपए की एसेट जो मैंने खरीदी है, अब इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर क्या मिल जाएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आगे क्या लिख रखा है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक क्या होगा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक लेस नॉर्मल डेप्रिसिएशन और लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। सर ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली किस पे मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी पे। जो प्रोडक्शन, अब प्लांट एंड मशीनरी में भी दो दिक्कत है। प्लांट मशीनरी यूज इन फैक्ट्री, यूज इन फैक्ट्री। प्लांट मशीनरी कहां काम में आए सर? फैक्ट्री में काम में है, तभी ये फायदा है। सर दूसरी बात, अगर मेरी प्लांट मशीनरी क्या है? ओल्ड, पुरानी खरीदी है, तो सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब मैं कौन सी एसेट खरीदूंगा? नई खरीदूंगा। क्या लिख रखा है? द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउ ऑन द फॉलोइंग एसेट्स। बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, ओल्ड प्लांट मशीनरी पे नहीं मिलेगा। चौथी चीज, प्लांट मशीनरी नॉट यूज इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मान लो एसी लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। फटाफट एग्जांपल देखो, इसको करते हैं हम एग्जांपल को। आओ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक 1423 5 लाख है। एसेट एक्वायर्ड कैसे दे रखी है देखो, मैं पहले निकालता हूं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक। हाँ सर यही तो निकालते हैं, एकदम सर यही निकालते हैं। आपका ओपनिंग ब्लॉक कितने का है? 5 लाख का है, ठीक है सर। अब क्या बोल रखे, मैंने परचेज करी 1 2 3, 1/9/23 को मैंने न्यू परचेज करी, ठीक है। तो परचेज करी 1/9/23 को, कितने की खरीद ली सर? 3 लाख की, ठीक है। और फिर मैंने कब खरीदी? 1/10/23 को, कितने की खरीदी? 2 लाख की खरीदी सर, ठीक है। लेकिन सर ये कौन सी खरीदी? ओल्ड। इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाँ नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और फिर मैंने 1/1/24 को और खरीदी ली सर, कितने की? 6 लाख की। ये खरीदी है, ये 180 दिन से कम काम में आई है, ठीक है जी। तो कितना हो गया? 16 लाख हो गया। अब वन एसेट फ्रॉम द ओपनिंग ब्लॉक इज सोल्ड फॉर 7 लाख। मैंने कितने बेच दिया? 7 लाख। अच्छा 16 लाख को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ ब्लॉक। इसमें 7 लाख माइनस कर दे, 7 लाख क्या आया? 7 लाख क्या आया? 7 लाख क्या आया? ये आई सेल वैल्यू। तो जो बचेगा उसे बोल देंगे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक। कितना आया? 9 लाख। यही तो आया। अब मेन इश्यू क्या है सर? अब मुझे लगाना है एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन,
एक लगाना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करूं तो हमारे यहाँ 9 लाख रुपए की एसेट्स बची, हमारे यहाँ फीफो मेथड यूज में आता है। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदेंगे वो पहले बेचेंगे, मतलब लास्ट में से बचेगी। तो 6 लाख की तो ये बच जाएगी, और बची हुई रिमेनिंग बच जाएगी, क्योंकि 6 लाख की 180 दिन से कम काम में आई है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 लाख इंटू 15%। ये 15% रेट में आपको बता दूंगा, मशीनों पे डेप्रिसिएशन 15% लगता है, इंटू 6/12 प्लस बची कितनी? 3 लाख इंटू 15%। ये 180 दिन से ज्यादा काम में आई है, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा इतना। सर कितना आएगा देखो, 45,000 और 45,000 कितना आया? 90,000 आ गया। ये आ गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये क्या आ गया सर? नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी, सर यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सर एकदम क्लियर हो गई। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या है? सर इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा क्या 3 लाख में? हाँ सर, नई एसेट से मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 3 लाख इंटू 20%। ठीक है सर, 2 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और जो 6 लाख की है उसमें मिल तो जाएगा, पर हाफ मिलेगा, इंटू 20% इंटू 50%, आधा मिल जाएगा। कितना है सर? 60,000, और ये 60,000। लो जी, ये मात्र सहयोग है, सेम हो गया, बाकी हमेशा सेम नहीं होता। लो सर, ये आपका एग्जाम्पल होता है। ठीक है जी, ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो सर एक एग्जाम्पल और देखते हैं फटाफट से, आओ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवीओ ब्लॉक कितने की? 1 लाख की। एसेट एक्वायर्ड 1/9/23 को न्यू, 1/7/23 को न्यू, 1/9/23 को भी न्यू, और 1/12/23 को हमने क्या खरीदी? ठीक है, 1/12/23 को न्यू खरीदी है, बट यूज इन ऑफिस। तो इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और 1/1/23 को मैंने खरीदी से खरीदी है, ओल्ड खरीदी है, इस पर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मशीन सोल्ड फॉर 7 लाख, कंपनी इंगेज इन प्रोडक्शन, वही सेम दिख रहा है। तो मैं करूँ पर्टिकुलर अमाउंट, 1 लाख की एसेट्स थी, 4 लाख की और आ गई, 3 की और आ गई, 2 लाख की और आ गई, ठीक है, और 3 लाख की एक और आ गई। वाह, कितना हो गया देखो, 14, 17, 22 लाख। इसमें से क्या माइनस कर दूं? 7 लाख माइनस कर दूं, कितना बच गया? 15 लाख बच गया। अब इस पर देखो, पहले कौन सा डेप्रिसिएशन लगाएंगे? नॉर्मल। सर ये 180 दिन से कम, 2 लाख वाली भी कम, और बस दो ही। तो सर इसमें से हम बांट लें, 5 लाख पे तो लगेगा 50% डेप्रिसिएशन, इंटू 15% इंटू 50%। 180 दिन से कम काम आ गई ना, और बची कितनी? रिमेनिंग 10 लाख। 10 लाख में कितना लगेगा? 15% पूरा लग जाएगा। अब बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो जरा कान खोल के सुनो, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा शांति से। तो सर आपकी 4 लाख वाली मशीन पे लग जाएगा, ठीक है, लगा दो सर, 4 लाख इंटू 20%, ठीक है। 3 लाख वाली पर भी मिल जाएगा, ये 3 लाख वाली पे मिल जाएगा, तो 3 लाख इंटू 20%। सर अगली कौन सी है? 2 लाख वाली। 2 लाख वाली पे नहीं मिलेगा, और 3 लाख वाली पे नहीं मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा? 80,000 तो इस पे मिल जाएगा, और 60,000 इस पे मिल जाएगा। लो सर, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, मैंने जो आपको बताया। क्वेश्चंस आप करते रहना, बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खूब सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। अब सर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सर हमारे असेट्स जो भी हैं वो सब पर डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन रेट डिफाइंड है, वो हमें एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं मिलती है। सर क्या बात कर रहे हो, हमें याद करनी पड़ेंगी? अरे इतनी भारी नहीं है भाई, हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा, 1 ही मिनट में याद हो जाएगा। सच्ची में सर, हाँ जी सर, एकदम सच्ची में। चलो सर स्टार्ट करते हैं, हिम्मत करते हैं, आओ जी। पहला, सर बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन लगता है? शांति से देखते हैं, आओ।
सर बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर बिल्डिंग पे लगता है 10%। अब बिल्डिंग पे 10 लगता है तो 10 लगता है, खत्म बात। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ अजीब अजीब चीजें लिख रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे लिए लगभग यही काम आएगा। फिर भी बाय द वे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे लगता है 5% अगर होगी तो, टेम्परेरी बिल्डिंग पे लगता है 40%, और बिल्डिंग यूज इन वाटर सप्लाई भी कितना लगता है 40% लगता है, ये लगता है। लेकिन मेरे काम कौन सी आएगी? 10% ही काम आने वाली है। ठीक है जी। तो सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कोई काम नहीं आनी, टेम्परेरी बिल्डिंग कोई काम नहीं आनी, बिल्डिंग वाटर सप्लाई कोई काम नहीं आनी। लेकिन ठीक है, अब टेम्परेरी बिल्डिंग पे मुझे लगता है 100 लगना चाहिए था। टेम्परेरी बिल्डिंग तो साल 1.5 साल के लिए होती है, इसमें 40 लगाने का क्या मतलब हुआ? लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्लांट मशीनरी पर। सर कितना लगेगा? आओ, प्लांट मशीनरी पे नॉर्मल रेट लगती है 15%। लो सर, कितना लगता है? 15%। अब मोटर कार पे, गाड़ी पे कितना लगेगा? लाइक बस, कॉमर्शियल कार एक्सेट्रा व्हाटएवर है, जो भी है, कितना लगेगा? इस पे लगेगा 15%। सर 15 ही लगता है? हाँ सर। तो जरा बताओ, मोटर कार यूज फॉर टैक्सी पर्पज में कितना लगेगा? टैक्सी पर्पज में लगता है बेटा 30% लगता है। कितना लगता है? 30% लगता है। जरा मुझे बताना, हवाई जहाज पे कितना लगेगा? एरोप्लेन पर 40 लगता है एरोप्लेन पे। और जो एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर भी कितना लगता है? 40 लगता है। हम्म, हम्म, चलो अब बताओ, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, उसमें कितना लगता है? 40 लगेगा। कितना लगेगा? 40 लगेगा। प्लांट यूज इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 40। कंप्यूटर पे लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, कितना लगता है? नहीं बेटा, कंप्यूटर 10, माथा खराब है क्या? 40 ही लगता है। फर्नीचर पे 10 लगता है। फर्नीचर पे कितना लगता है? 10 लगता है। किताबों पर 40। शिप्स पे लगता है 20%। एसेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स काम का है, कितना? 25% लगेगा। चलो जी सर, बात समझ में आ गई सर, एकदम समझ में आ गई। चलो सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड। अच्छा, जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मैंने क्या किया, एक जमीन खरीदी, कितने की खरीदी सर? 50 लाख रुपए की जमीन खरीदी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उस पर बनाया झोपड़ी, मतलब मकान बनाया, ठीक है। और ये मकान मैंने उसके बाद बनाया, इस पर खर्चा किया मैंने कितने का? 20 लाख का खर्च कर दिया सर, 20 लाख का। अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20 लाख पे लगेगा, 70 पे लगेगा? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा बेटा? 20 लाख पे लगेगा। लेकिन मैंने क्या है, ये जमीन और ये मकान दोनों मिलाकर कितने रुपए में खरीदा? 70 लाख में खरीदा। अब ये डिफाइन कर सकते हो किसका कितना है? नहीं ना, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? 70 लाख पर लगेगा। बोलो समझ में आई क्या बात? आई सर। आओ जी आगे समझते हैं। रोड, ब्रिज, डैम, इनको क्या बोला गया? बिल्डिंग ही बोला गया है, तो इस पे कितना लगेगा? 10 ही लगेगा, ठीक है। अगर प्लांट एंड मशीनरी, हाँ सर हमारे एक सेक्शन पढ़ेंगे हम आगे, सेक्शन 35। ये किस चीज़ का है पता आपको? सेक्शन 35 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन है। इसमें पता है क्या होता है कि अगर कोई भी एसेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम आती है, तो उसके अंदर चाहे कैपिटल एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो, उनके अंदर 100% बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 35, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी एसेट्स अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम में आ रही है, तो उसमें उसको 100% बेनिफिट सेक्शन 35 में मिल जाएगा। तो जब सेक्शन 35 में आपको 100% बेनिफिट मिल जाएगा, तो क्या अब सेक्शन 32 में अलग से बेनिफिट मिलेगा क्या? अरे नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही तो लिख रखा है सर कि अगर कोई प्लांट मशीनरी बिल्डिंग वगैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम में आती है, तो उसका बेनिफिट हमें कहाँ मिल जाएगा? 35 में मिल जाएगा, 32 में नहीं मिलेगा। चलो जी, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट विल बी डिफाइन एज ए मशीन, सो डेप्रिसिएशन रेट विल बी 15%, ठीक है। लो सर, सर ये लगता किस पर है? 15%, 20%, 25% किस पर लगेगा? कॉस्ट पर। सर कॉस्ट कितनी निकलेगी? सर ये तो बहुत सिंपल है, एक छोटी सी बात करते हैं।
मैंने एसी खरीदी 50,000 रुपये की, और उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे कर दिया 2,000 रुपये। बताओ एसी कितने की हुई? बोलो, पक्की बात? फिर सुनो, 52,000 की हो गई। इसमें से सरकार ने मुझे 10,000 की सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने 10,000 की सब्सिडी दे दी। बताओ कितने की पड़ी? मतलब कोई खर्चा असेट्स को खरीदने के लिए करते हैं उसको तो ऐड कर देते हैं, और अगर सब्सिडी मिलती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब कुछ ही बातें करते हैं शानदार वाली, अकाउंट्स वाली। सर अकाउंट्स में एएस 16 था, किसका था पता है क्या? वेरी गुड, किसका है? बोरोइंग कॉस्ट का। मैंने 1/7/2019 1/7/2019 को लिया लोन, कितने का? 10 लाख का, @10%। ठीक है, मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1/7/23 को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस दौरान मैंने पे किया इंटरेस्ट। सर कितना इंटरेस्ट पे किया मैंने? 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, और इसके बाद भी मैं इंटरेस्ट पे किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। तो ये वाला एक्सपेंस तो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इस ब्याज के अंदर। तो मेन क्वेश्चन ये आता है सर 2 लाख का इंटरेस्ट है जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले पे कर दिया, क्या होएगा इसका? कॉस्ट में जोड़ेंगे या फिर P&L में भेजेंगे? बेटा एनी एक्सपेंस, एनी इंटरेस्ट विच इज पेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ इंटरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा? कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? सर ये किसका पार्ट हो जाएगा? कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। लो जी सर, समझ में आएगी बात? पक्की बात? कोई तकलीफ हो तो बोलो इसके अंदर। ठीक है जी, चलो सर आगे चलते हैं थोड़ा सा। हायर परचेज, हायर परचेज में आपने क्या किया? असेट परचेज कर ली। क्या किया? असेट्स परचेज कर ली। सर असेट्स कितने की परचेज करी? मान लो 20 लाख की, इसकी कैश प्राइस हो गई। क्या हो गई? कैश प्राइस हो गई। अब क्या हुआ? हायर परचेज में आपको हर साल क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और ओनरशिप कब मिलती है आपको? लास्ट यूनिट में। ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं बेटा, इस इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। सर इस इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट असेट को परचेज करने के बाद लगा है, पहले नहीं लगा है। पहले लगता तो इसको हम कैपिटलाइज करते हैं। बात समझ में आई? वो पानी ला के देना यार, फिर स्टार्ट करते हैं। वो ऑफिस में पड़ी होगी।
चलो अब देखो कुछ स्पेशल केस दे रखे हैं सर। कुछ स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली एसेट्स ऐसे कॉस्ट ऐसे निकल जाती है, बट कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर मान लो कोई एसेट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम में आ रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर एसेट्स काम आती है 1 लाख रुपए की, पहले साल उसका कितना बेनिफिट मिल जाता है? 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है, ये हम पढ़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई एसेट्स काम में आती है तो उस पर पहले साल वो कितना क्लेम कर लेता है? 100% क्लेम कर लेता है। सर 1 लाख की एसेट्स खरीदी, 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया, बैलेंस कितना बचा? 0। अगर मान लो वो बंदा कुछ टाइम बाद उस एसेट्स को अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर करता है। किस में ट्रांसफर करता है? नॉर्मल बिजनेस के अंदर ट्रांसफर करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर उस नॉर्मल बिजनेस में उसकी कॉस्ट क्या होएगी? तो सर उसकी कॉस्ट क्या होएगी सर? 0 होएगी। सर क्या होएगी? 0 होएगी। सर 0 क्यों होएगी? क्योंकि 0 क्यों होएगी? क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, चुका है। ठीक है सर, एक बिल्डिंग खरीदी हमने। क्या खरीदी सर? बिल्डिंग खरीदी। ठीक है सर, आओ जी। 8 साल। वो हो गया, हम ही मान रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, चलो सर, एक बिल्डिंग खरीदी मैंने। सर बिल्डिंग कितने की खरीदी मैंने? मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए की, और इसको मैं पता है कहाँ यूज में ले रहा हूँ? घर में यूज में ले रहा हूँ। ठीक है सर, कब खरीदी? 1/7/2019 में। अच्छी बात है। अब इस बिजनेस, इस बिल्डिंग को मैं ट्रांसफर कर लिया ऑफिस के अंदर। मतलब उसी बिल्डिंग में मैंने क्या बना लिया सर? अपना ऑफिस बना लिया। ठीक है, पहले घर रहता था, अब ऑफिस बना लिया। तो अब इस पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। लेकिन अब मुद्दा क्या है सर? उसकी मैं कॉस्ट क्या मानूं? तो सर क्वेश्चन आता है, सर 5 लाख मान लूं क्या? तो आंसर आएगा नहीं सर, 5 लाख तो बिल्कुल भी मत मानना। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो आज से 3 साल पहले थी, आज तो 5 लाख से कम हो गई। तो सर आज वैल्यू कितनी हो गई? वही तो मुझे समझना पड़ेगा। तो अब मेरी वैल्यू हो गई 5 लाख, 3 साल का नॉशनल डेप्रिसिएशन। ये माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आई? आई सर। क्या लिख रखा है देखो, if any building is used for personal purpose by the SSC but later on transferred to business, then actual cost will be original cost of assets minus notional depreciation. नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन रेट विल बी टेकन ऑफ ट्रांसफरर ईयर इन द बिजनेस। अच्छा, डेप्रिसिएशन रेट कब की लेंगे? जिस सेल में ट्रांसफर किया है उस ईयर की लेंगे। अब कई बार हम असेट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है? टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेट फ्रॉम द एक्विजिशन ईयर टू द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज यूज्ड इन द बिजनेस। सर इसका मतलब क्या हुआ? 1/7/19 को एसेट खरीदी और मैंने ट्रांसफर करी 1/7/23 को। तो डेप्रिसिएशन कब से कब तक का क्लेम करेंगे? 1/7/19 से लेकर 31/3/23 तक का। 1/7/19 से लेकर 31/3/23 तक का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। मतलब 1/7/19 का क्यों नहीं करेंगे? अरे इस साल तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ना। चलो, ये कोई काम का नहीं है, मैं खाली पढ़ देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको भी। क्या है लिख रहा है, सुनो। अगर मान लो मेरे को किसी ने एसेट गिफ्ट दी, और जिस भाई ने मुझे एसेट गिफ्ट दी वो भी उसको बिजनेस में काम में लेता था, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी वो कॉस्ट मानी जाएगी, क्योंकि अगला उसको बिजनेस में काम में लेता था। लेकिन अगर मान लो अगला उसको बिजनेस में काम में नहीं लेता था, अगला उसको कहाँ काम में लेता था? बिजनेस में काम में नहीं लेता था, उसको कहीं और काम में लेता था, मतलब वो पर्सनल पर्पज के लिए काम में लेता था, और फिर उसने क्या किया? मेरे को ट्रांसफर करी, तो वही कॉस्ट माइनस नॉमिनल डेप्रिसिएशन कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी सर, एकदम समझ में आया। आओ जी आगे चलते हैं। सारा वही लिखा हुआ, पढ़ लेना इसको आप, है ना। चलो,
ये भी कोई काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 7 पे हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा जो 15% डेप्रिसिएशन मिलता है वो 40 भी हो सकता है, लेकिन किस में होता है, अगर वो असेट नेशनलाइज लेबोरेटरी, गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में काम में आती हो तो। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कोई काम का नहीं है। आओ आगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ पूरा का पूरा डिटेल में एकदम। डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन पावर प्लांट यूनिट। डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन पावर प्लांट यूनिट, सर ये क्या बीमारी है? सुनो, देखो भी, पावर प्लांट यूनिट दो तरीके से अपना डेप्रिसिएशन लगा सकती है, एक तो डब्ल्यूडीवी से और एसएलएम से। अगर डब्ल्यूडीवी से लगाती है तो मैं लिखूंगा, और एसएलएम से लगाती तो एसएलएम हमेशा कैसे लगता है पता आपको? इंडिविजुअल एसेट्स पे लगता है। अगर एसएलएम से लगाएगी तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? इंडिविजुअल एसेट्स पे लगेगा। इंडिविजुअल एसेट्स का मतलब क्या है? सुनो, इंडिविजुअल एसेट्स का मतलब क्या है, तो सुनो कहानी, कि यहाँ पर ब्लॉक कॉन्सेप्ट चालू लगेगा नहीं, इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक एक एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब अगर बाय द वे आप इस एसेट को सेल करते हो तो क्या होगा? तो सुनो, कंडीशंस क्या क्या है। आपको कॉस्ट दे रखी है, डब्ल्यूडीवी दे रखी है, और सेल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जिस साल बेचोगे उस साल सुनो क्या होएगा। कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, डब्ल्यूडीवी है मान लो 80,000। डब्ल्यूडीवी मतलब होता है बुक वैल्यू, ठीक है, और आपने इसको बेच दिया कितने में? 50,000 रुपये। तो मन कर रहा है सर बुक वैल्यू कितनी है सर इसकी? 80,000, बेचा कितने में? 50,000 में, तो 30,000 का क्या लगा दो? डेप्रिसिएशन लगा दो। नहीं सॉरी, लॉस कर दें। नहीं सर, यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये डिफरेंस होता है ना, अप टू बुक वैल्यू को हम लॉस नहीं मान सकते, इसको हम पता क्या मानेंगे? नॉशनल डेप्रिसिएशन मानेंगे। नॉशनल डेप्रिसिएशन बोल दो, या ट्राइब्यूनल डेप्रिसिएशन बोल दो। ट्राइब्यूनल नहीं, सॉरी, कौन सा बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो बोल दो। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो, अब दूसरी बात, ये मैं इसको सिंपल छोटा कर देता हूँ, नॉशनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब दूसरा, मान लो इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है और इसकी डब्ल्यूडीवी 80,000 है, लेकिन मैंने बेचा कितने में? 90,000 में। ठीक है, 90,000 में बेच दिया। अब आपकी सेल वैल्यू कितनी है बताओ? क्या सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है कि ज्यादा है? बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो अब क्या होएगा, यहाँ पर लॉस तो हुआ ही नहीं। मुझे पता है क्या होएगा, यहाँ मुझे लॉस नहीं हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या बोला गया? प्रॉफिट अप टू कॉस्ट, कॉस्ट तक का प्रॉफिट क्या कहलाता है यहाँ पर? डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाएगा? डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। अब सुनो आगे की कहानी। मतलब कितने का डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा? 10,000 का। अरे इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, 85 कर दे तो कितना हो गया? 5,000 का हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। अब चलते हैं अगले में। कॉस्ट मेरी कितनी है? 1 लाख। बुक वैल्यू कितनी? 80,000, और बेचा मैंने कितने में? 1,15,000 में। तो प्रॉफिट मुझे 35,000 का हो गया। इसमें कैसे प्रॉफिट? तो इसी से कंपेयर करेंगे ना, लेकिन इसमें से प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट तो अप टू कॉस्ट है, तो ये तो क्या कहलाएगा? डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट। और 15,000 का क्या कहलाएगा मेरा? क्या? कैपिटल गेन कहलाएगा। अरे भाई क्या बोला गया? प्रॉफिट अप टू कॉस्ट, वो बिजनेस की इनकम मानो, और उससे ऊपर भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कहाँ कर दो? कॉस्ट में एडजस्ट कर दो। लो सर, इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी सर, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कहानी सुनना वापस एक बार। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है देखो। पर्टिकुलर अमाउंट, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है मान लो मेरी 5 लाख,
लेस एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, केवल डेप्रिसिएशन छोड़कर कितना हो गया? 4 लाख। ये क्या आया? 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। ये आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। कितना आ गया सर? 1 लाख रुपए का आ गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 75,000 का। तो मेरा ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल है सर, एकदम सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुनना, 5 लाख रुपए सेल वैल्यू, एक्सपेंस हुआ इसमें 4 लाख का। कितना आ गया? 1 लाख आ गया। इसमें से डेप्रिसिएशन घटा 1,10,000 का। अब बताओ कितने का लॉस हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। इस 10,000 के लॉस को हमारे यहाँ बिजनेस लॉस नहीं बोला जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? ये लॉस हुआ है डेप्रिसिएशन के कारण। कैसे? अरे भी आपका प्रॉफिट 1 लाख ही तो हुआ और आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा है, तो इसको हमारे डेप्रिसिएशन बोला जाएगा, या बोल सकता हूँ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। तो सर बिजनेस लॉस क्या होता है? तो सुनो सर, वापस सेम कहानी करते हैं एकदम आराम से। कॉस्ट 5 लाख है, ठीक है, इसमें से एक्सपेंस है 5,50,000 के। तो अब लॉस कितने का हो गया? 50,000 का लॉस हो गया। और आपका डेप्रिसिएशन कितना गया? 1,10,000। तो कितने का लॉस हो गया? 1,60,000 का। तो सर यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है ना, जो वो माइनस में आ रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन, तो ही ये काम होएगा। तो यहाँ पर ये 50,000 का जो लॉस हुआ ना, ये कहलाएगा बिजनेस लॉस, और ये क्या कहलाएगा? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाएगा। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट नेगेटिव आता है डेप्रिसिएशन से भी पहले, तभी वो क्या कहलाता है? आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस कहलाता है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाएगा। सर बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। तो सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझते हैं इस चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आओ जी, शांति से आओ जी, समझते हैं शांति से क्या मैं बोलना चाहता हूँ। सुनो सर, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट अलग होता है और बिजनेस लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है। ये मेरा सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, फिर भी सुन लो। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका किस किस से सेटअप हो सकता है? किसी भी हेड से एक्सेप्ट सैलरी। और ये कितने साल तक जाता है? इनफाइनाइट पीरियड तक। इनफाइनाइट पीरियड तक क्या होता है? कैरिड फॉरवर्ड। अनंत काल तक कैरिड फॉरवर्ड होगा। अनंत काल तक क्या होगा? कैरिड फॉरवर्ड होगा। सर क्या बात करो, अनंत काल तक कैरिड फॉरवर्ड होता है? हाँ सर, एकदम अनंत काल तक कैरिड फॉरवर्ड होता है। सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। अब ये बताओ सर आगे की बात है, सर आगे की और क्या बात बताऊं? सर अगले सालों में किससे सेटअप हो सकता है? तो अगले सालों में भी क्या हो सकता है? किसी से भी सेटअप हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी हेड। और बिजनेस लॉस जो होता है वो इस साल तो किससे सेटअप हो सकता है? किसी से भी एक्सेप्ट सैलरी। वो कैजुअल इनकम में किसी से कोई सेटअप नहीं होगा। कितने साल तक जाएगा? 8 असेसमेंट ईयर तक जाता है। और किससे सेटअप होगा? केवल बिजनेस हेड से सेटअप होगा। किससे सेटअप होगा? बिजनेस हेड से सेटअप होगा। बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई। लो सर, सर बिजनेस लॉस दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मल बिजनेस लॉस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस जो नॉर्मल होता है वो किसी से भी सेटअप हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। इस साल में अगले 8 साल तक जाएगा और बिजनेस सेटअप होएगा। स्पेकुलेटिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव इनकम से सेटअप होता है, वो किसी भी इनकम से सेटअप नहीं होता। बिजनेस इनकम से भी सेटअप नहीं होता, किसी और इनकम से भी सेटअप नहीं होता। वो कितने साल तक जाता है? खाली 4 साल तक जाता है। लो सर बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई। आओ जी आगे चलते हैं।
एक ऑर्डर दे रखा है कि किस किस तरीके से हम पहले लॉस को सेट ऑफ करना चाहिए, पहले कौन सा लॉस सेट ऑफ करना चाहिए, फिर कौन सा लॉस सेट ऑफ करना चाहिए। देखो मैं आपको ऐसे ही बता दूं ना, मैं पहले मेरे प्रॉफिट से करंट ईयर डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करूंगा, फिर भी प्रॉफिट बच गया तो कोई और दूसरे हेड में, सॉरी कोई दूसरे बिजनेस में लॉस चल रहा है उसको सेट ऑफ करूंगा, फिर भी प्रॉफिट बच गया तो पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करूंगा। ये एक तरीका होता है। सर ऐसा ही सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि भाई करंट ईयर तो सेट ऑफ करना ही पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर में बिजनेस लॉस जाता है 8 साल तक, और वो कितने साल तक जाता है? अनंत काल तक। तो इसको सेट ऑफ पहले करना चाहिए ना, ताकि मेरे पास मौज हो जाए। ठीक है जी सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। चलिए पढ़ लेना है। हाँ अब चलते हैं सेक्शन 35 में। कुछ ही मत पढ़ो, एक लाइन लिख लो खाली। कोई भी खर्चा चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम में आया है तो वो खर्चा हमारे लिए एक्सपेंस माना जाएगा 100%। सर कैपिटल नेचर का सभी खर्चा अलाउड है क्या? एक खर्चे को छोड़कर, लैंड को, सर उसका बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता। दूसरा, अगर आप यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा को डोनेशन देते हो तो वो भी क्या है आपके लिए? अलाउड एक्सपेंस है अंडर सेक्शन। कितना अलाउड है सर? इतना दिमाग रख लो, बस खत्म बात। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई बेटा। क्या दिक्कत हो गई? हाँ, अब 100% मिलने लग गया बेटा, पहले अलग अलग था। 115 BAC में ये डोनेशन अलाउड नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए भाई। कारण क्या है? जब आपके डिडक्शंस खत्म कर दी 115 BAC में, तो अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है वो डोनेशन करेगा तो सेक्शन 35 में जाएगा, 80C to 80U में जाएगा नहीं, तो उसकी तो मौज हो गई। तो इसके लिए वहां कर रखा है कि साहब उसको यहाँ बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके 115 BAC में इनसे वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट दोनों कंडीशन में अवेलेबल हो जाएगा। लो जी सर आगे चलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लॉस हो गया तो ये भी इनफाइनाइट पीरियड तक जाता है, और सेम जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता है वही इसका ट्रीटमेंट होता है। चलो ये पढ़ना भी, जो मैं ये नोट्स हैं, ये रीडिंग करना, इसके बिना स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, एक गो थ्रू दे रहा हूँ खाली चीज़ों का। 35 AD, सर 35 AD किस बीमारी का नाम है? सुनो, कुछ स्पेशल बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस अगर मैं करता हूँ तो इनके अंदर मैं चाहे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस करूँ तो रेवेन्यू नेचर में दिक्कत ही नहीं है, एंड कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करूं, दोनों खर्चे पता कितने अलाउड है? 100% अलाउड है। क्या बात कर रहे हो सर? स्पेशल नेचर के बिजनेस कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 35 AD में डिफाइन है। ठीक है सर, कितना बेनिफिट मिलेगा? 100% बेनिफिट मिलेगा। सर मजे की बात बताऊं आपको, इस बिजनेस के अंदर अगर लॉस हो जाए तो ये लॉस भी कितने साल तक जाता है? इनफाइनाइट पीरियड तक जाता है। बट उसी बिजनेस के प्रॉफिट से सेटअप होगा जो जो 35 AD में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? 35 AD में डिफाइन। अगर 35 AD में डिफाइन नहीं है तो उसे सेटअप नहीं होगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। क्लियर है? क्लियर है सर। सर पहली बात तो 35 AD में बिजनेस कौन कौन से आते हैं? सर मैं इंपॉर्टेंट बिजनेस लिखा देता हूँ, फिर करते रहना। पहला है होटल। कौन सा? 2 स्टार। दूसरा
हॉस्पिटल कितने बेड का? 100 बेड का। तीसरा, जो नहीं होती क्या आपके वेयर हाउस, एग्रीकल्चर वेयर हाउस, इसमें आ जाएंगे। वेयर हाउस, एग्रीकल्चर एंड शुगर। लो जी, ये हो गए मेन, यही है। एक चौथा स्लम रीडेवलपमेंट, जो प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं होते क्या, वो सब के सब इसमें आ गए। स्लम रीडेवलपमेंट, खत्म बात। ये सब इस बिजनेस के अंदर आ गए। सर ये लॉस 100% बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई भी लॉस होगा तो सेम बिजनेस की इनकम नहीं, सेम सेक्शन में जो जो बिजनेस आते हैं उन सबसे सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। सर क्या सारे खर्चों का बेनिफिट मिलता है? हाँ सर, सभी खर्चों का बेनिफिट मिलता है, 3 खर्चों को छोड़कर। सर गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एक लैंड, इन तीनों का बेनिफिट नहीं मिलता, ऑब्वियसली मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, इन एसेट्स को हम कितने साल तक नहीं बेच सकते? 8 साल तक नहीं बेच सकते। सर बेच दूंगा तो क्या होएगा, होने को क्या है? अगर 8 साल से पहले बेच दोगे तो आपने जो बेनिफिट क्लेम किया है उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, डीम्ड इनकम मानी जाएगी। लो जी साहब, यहाँ तक समझ में आ गया सर। चलो जी सर, आगे बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चलो कोई बात नहीं। सर हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी तो करते हैं, ये क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? इनकॉर्पोरेशन के खर्चे। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, तो ये एक्सपेंस तो है, अलाउड एक्सपेंस होना चाहिए, है। लेकिन ये एक्सपेंस पता कितने साल में जाता है? 5 साल में जाता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने अमालगमेशन या डीमर्जर का खर्चा किया, वो भी कितने साल में अलाउड होता है? 5 साल में अलाउड होता है। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसका खर्चा होता है, तो वो खर्चा हम करते हैं, तो वो भी कितने साल में जाता है? 5 साल में जाता है। सेक्शन 35 तक के सारे हो चुके। अब बचा 36 और 37। 36 में भी कुछ खर्चे दे रखे हैं जो अलाउड होते हैं। कैसे अलाउड होते हैं सर? पहला, बोनस एंड कमीशन। लो साहब, क्यों साहब? क्यों? बोनस और कमीशन का भरोसा ही नहीं होता दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो जब दिया जाएगा वैसे ही अलाउड होते हैं। ठीक है साहब। सर बेड डेप्ट का खर्चा कैसे अलाउड होएगा? तो सर बेड डेप्ट का खर्चा अलाउड होता है एक्चुअल बेसिस पे। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने प्रोविजन बना दिया, तो प्रोविजन तुम 100 करोड़ का बना लो, तुम्हारा क्या है? तो जो प्रोविजन का खर्चा वो खर्चा नहीं मानेंगे, जो बेड डेप्ट एक्चुअल हो उसको खर्चा मानेंगे। ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करो, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा नॉर्मल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे माना जाता है। मैंने कल आपको बताया था जानवरों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता हमारे यहाँ। किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता सर? जानवरों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो सर क्या करें फिर? अब जानवरों को अगर आप नुकसान होता है तो उनको कैसे क्या कर माना जाएगा? अगर मान लो मैं एनिमल्स को एज ए स्टॉक रखता हूँ, मैं गाय खरीदता हूँ, गाय बेचता हूँ, मैं भैंस खरीदता हूँ, भैंस बेचता हूँ, तो उस केस में मेरे को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सेक्शन 28 में जाएगा। अगर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट रखता हूँ तो उसका जो भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी? कैपिटल गेन में चली जाएगी। लेकिन मान लो मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट रख रखा है, या फिर मैं गाय भैंस से कमाता हूँ, जैसे मेरी डेयरी हो गई, डेयरी में गाय मेरे लिए एसेट्स हो गई, तो एसेट्स पे मैं डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला गया एनिमल्स पे डेप्रिसिएशन मत लगाओ। तो उस केस में क्या होगा? जब भी वो एक्सपायर होएगी या वो यूजलेस हो जाएगी, उसी साल उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे। अगला क्या है? आरपीएफ और एसपीएफ। सर किस बीमारी का नाम है? सुनो कहानी। सिर्फ आरपीएफ और एसपीएफ किस बीमारी का नाम है? सुनो कहानी। आरपीएफ और एसपीएफ में क्या बोल रखा है? अगर मान लो हम्म, अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेंस कर दिया, ठीक है सर कर दिया, अब अगर मैं आरपीएफ एसपीएफ में एक्सपेंस करता हूं तो अलाउड एक्सपेंस होता है, ठीक है।
आरपीएफ या एसपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, उतना ही कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया वो अपनी सैलरी से किया और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से किया। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो उसका पैसा एम्प्लॉयर काटता है और फिर एम्प्लॉयर जमा कराता है। ठीक है, तो पहली बात तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अलाउड एक्सपेंस होता है। दूसरी बात, एम्प्लॉई का जो पैसा है वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि टाइम पे जमा कराए। अगर वो टाइम पे जमा नहीं कराएगा तो खर्चा डिसअलाउ मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, डिसअलाउ मान लिया जाएगा। आओ जी आगे चलते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये मैंने कैपिटल गेन में पढ़ा था। सर अगर मैं बिजनेस करता हूँ शेयर खरीदने का तो ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, लेकिन अगर मैं जो इन्वेस्टमेंट रखता हूँ शेयर्स को तो ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो सर ये खर्चा भी 43B के हिसाब से जाता है। 43B के मतलब पेड बेसिस के हिसाब से जाएगा। कैसे जाएगा सर, पेड बेसिस के हिसाब से जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, पेड बेसिस के हिसाब से जाता है? हाँ सर, एकदम पेड बेसिस के हिसाब से जाता है, ऐसे नहीं जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, आगोगी तो? कैसे अलाउड होएगा, पेड बेसिस पे। पेड बेसिस का मतलब क्या हुआ, जितना आप पे करोगे उतना अलाउड हो जाएगा, जिस साल में पे करोगे उतना अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने बताया अगर कोई भी लोन लिया उससे मैंने कंस्ट्रक्शन के असेट्स का, तो इंटरेस्ट अप टू कंस्ट्रक्शन क्या होएगा, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, बचा हुआ पिंडल में चला जाएगा। जो पिंडल में जाएगा वो पेड बेसिस पे जाएगा। और जी आगे चलते हैं। फैमिली प्लानिंग, पहली बात ये ध्यान रखना, ये खर्चा केवल अलाउड एक्सपेंस तो होता है, बट किसको होता है, खाली कंपनी को होता है। किसको होता है, खाली कंपनी को होता है, सबको नहीं होता। दूसरी बात, इफ एनी एक्सपेंस इज अनकर्ड ऑन फैमिली प्लानिंग देन इट विल बी अलाउड ऑन द फॉलोइंग मैनर। कैसे, फर्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस विल बी अलाउड इन द करंट 100%, और कैपिटल एक्सपेंस होगा वो कैसे अलाउड होगा, 5 साल में अलाउड होगा। कैसे अलाउड होगा, 5 साल में अलाउड होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होएगा, सेम का सेम होएगा जो डेप्रिसिएशन का है। मेडिकल प्रीमियम जमा कराएंगे, अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। लो सर, अगला सेक्शन है सेक्शन 37। सेक्शन 37 किस चीज का है सर, हुआ क्या, सेक्शन 37 क्या बोलता है कि भाई जो खर्चा 30 से लेकर 36 में नहीं आया वो भी अलाउड हो सकता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब देखो खर्चे का कोई लिमिट थोड़ी, तो अनंत खर्चे होते हैं। तो क्या बोला गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो खर्चा भी अलाउड खर्चा होता है। क्या कौन सी कंडीशन है, वो खर्चा किस नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, खर्चा रियल में होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, एक्सपेंस शुड नॉट बी कवर अंडर सेक्शन 30 से 36। ठीक है, और सच एक्सपेंस शुड बी फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज के लिए होना चाहिए, और रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, और पीवी शेयर में पे करना चाहिए, तभी अलाउड एक्सपेंस करेंगे। सेक्शन 38 सर क्या बोलता है, कोई भी एक्सपेंस करते हैं, कई बार क्या है मैंने कोई एक्सपेंस किया, कितने का किया सर, 50,000 रुपये एक्सपेंस कर दिया, बट वो 50,000 का एक्सपेंस क्या हो गया, थोड़ा तो ड्राइंग्स हो गया, मतलब थोड़ा तो पर्सनल पर्पज के लिए हो गया, थोड़ा सा ऑफिस पर्पज के लिए हो गया, 50-50 हो गया। तो बताओ क्या पूरा खर्चा ही हम बिजनेस का माने या पर्सनल मान लें? सर यहाँ कर देंगे हम प्रपोर्शनेट, बांट देंगे। कितना कर देंगे, 25,000 और 25,000। ये कौन बोलता है, सेक्शन 38 बोलता है। ठीक है, कि सर अगर खर्चा दोनों पर्पज के लिए होता है उसको हम क्या कर देंगे, पार्टली पार्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसमें कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बोलो सर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
लो सर, मेरे सारे खर्चे हो गए 30 से लेकर 37 तक। इतने ही खर्चे थे क्या सर? एकदम इतने ही खर्चे थे, कुछ भी और नहीं था, एकदम इतना ही था। अब सर हम बात करते हैं पेड बेसिस का। सर ये किस बला का नाम है, किस बीमारी का नाम है? सुनो बेटा, मैं सारे खर्चे कैसे कंसिडर करता हूँ? ड्यू बेसिस पे करता हूँ। जो भी एक्सपेंस होता है उसको कैसे लेता हूँ? ड्यू बेसिस पे लेता हूँ। बट सेक्शन 43B स्पेशल सेक्शन है। 43B पता क्या बोलता है भाई? आप चाहे सारे खर्चे को कैसे भी लो, लेकिन इन खर्चों को आपको कैसे लेना है? फिक्स पेड बेसिस पे। ये सभी खर्चों के लिए नहीं बोलता है। जो खर्चे 43B में डिफाइन है, ये केवल उन्हीं एक्सपेंस के लिए ऐसा बोलता है। सर 43B में कौन कौन से खर्चे डिफाइन है वो भी बता दो। सर 43B में खर्चे डिफाइन है, सुनो। पहला, एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, खत्म बात। गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करो तो कैसे अलाउड होएगा? पे करेंगे उतना। सेकंड, बोनस एंड कमीशन, ये खर्चा भी कैसे अलाउड है? पेड बेसिस पर। सर तीसरा क्या है? अभी बताया था ना आज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी पेड बेसिस पे अलाउड है। सर फोर्थ, सर फोर्थ कैसे? सुनना मेरी बात आराम से। जो लीव एनकेशमेंट का पेमेंट होता है, किसका? लीव एनकेशमेंट का पेमेंट होता है, वो भी कैसे अलाउड होता है? पेड बेसिस पे अलाउड होता है। लीव एनकेशमेंट, लीव एनकेशमेंट का पेमेंट कौन सा होता है बता? हम्म, छुट्टियों का पैसा देता ना, तो उसका भरोसा ही नहीं होता कब देगा, तो अगर वो जिस साल देगा उसका अलाउड हो जाएगा। एंड द फिफ्थ इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एंड एसपीएफ। लो जी, ये सब खर्चे कैसे अलाउड होंगे? पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। इसके अलावा इस पर एक दो और जुड़े हैं, जैसे एक माइक्रो फाइनेंस वो जुड़ा है, जो आपके स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस होते हैं ना, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, उनको अगर पेमेंट करोगे तो उनको भी हम कैसे अलाउड करते हैं? पेड बेसिस पे अलाउड करेंगे। ये आप पढ़ लेना, मैंने अमेंडमेंट वीडियो में ढंग से डाला हुआ है, वो अमेंडमेंट भी है, वो आपको करके जाना चाहिए। लो सर, अच्छा एक बात और, इनमें क्या बोल रखा है? सर ये खर्चे जिस साल में आप पे करोगे ना, उस साल में अलाउड होंगे। बट एक अपवाद है सर, 23-24 की आईटीआर कब तक भरी जाती है? कब तक भरी जाएगी? एक तो 31 जुलाई तक, या 30 सितंबर तक, ऐसी तो भरी जाएगी। तो क्या बोला गया? अगर आप खर्चा प्रीवियस ईयर का 31 जुलाई तक भी जमा करा दोगे ना, तो भी हम क्या मानेंगे कि आपने खर्चा पिछले साल में भी जमा करा है, तो आप उसको उस साल में अलाउड एक्सपेंस मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई के बाद जमा कराया, 31 जुलाई अगर आपकी आईटीआर की ड्यू डेट है, तो आपने 31 जुलाई के बाद जमा कराया, तो फिर वो अगले साल में अलाउड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं होगा। लो सर, इतना कर लेना सर, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, कल हम सेक्शन 40 करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, सेक्शन 40 होने के बाद 2 दिन का लेक्चर रहेगा मैक्सिमम। आज इतना ही करेंगे। ठीक है, बाय बाय।